Example number 1. Write an antiderivative for each of the following function using the method of inspection. एंटी का मतलब क्या होता है? हमें इन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हमें इन्हें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ नहीं करने वाले. हमें मेथड यूज़ करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. ये क्या होता है? ये होता है जो गिवन फंक्शन है वो किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, हमें ये फाइंड करना है बस. फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो गिवन फंक्शन है, हमारे पास गिवन फंक्शन है ये वो किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, हमें ये फाइंड करना है. तो आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आ चुके हो. हमें उसमें पता है हमें कि कॉस जो होता है ना वो साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है. सबको ये बात पता है. जब हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कॉस मिलता है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा फाइंड करना है. तो हम ले लेंगे यहाँ पे डी ओवर में डी एक्स किसका, साइन 2x का, क्योंकि हमें पता है साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कॉस जैसा कुछ मिलेगा. कॉस 2x नहीं मिलेगा पूरा, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन कॉस 2x जैसा ही कुछ मिलेगा. चेक करें, देखो साइन 2 से करो, पहले साइन करो तो कॉस मिलता है, तो कॉस 2x. फिर 2x करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हमें इंटू में 2 मिल जाएगा. तो हमें क्या मिला, कॉस 2x इंटू में 2. ठीक, तो यहाँ पे इंटू 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. तो ये काम करते हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 डी ओवर में डी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x. एक ही बात है. और मैं इसको लिख सकता हूँ डी ओवर में डी एक्स 1/2 यहाँ था, इसको अंदर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x. समझ में आ गया? अब कुछ को समझ में नहीं आया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी. जरूरत इसलिए थी क्योंकि क्या लिखा है मैंने, जो गिवन फंक्शन है वो किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा. जो गिवन फंक्शन है cos 2x किसके डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ है. तो हमारा cos 2x 1/2 sin 2x को डिफ्रेंशिएट करने पे आया हुआ है. तो जो ये है हमारे पास 1/2 sin 2x वो हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया. तो लिख दो, दिस इम्प्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2 sin 2x. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास 1/2 sin 2x होगा. ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया. अब बी पार्ट करते हैं, ये वाला. ये तो काफ़ी इजी है क्योंकि ये हमें साफ साफ दिख रहा है. देखो डी ओवर में डी एक्स लिखा मैंने, 3x² किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, x³ को, है कि नहीं. अब अगर आप x³ को करोगे डिफ्रेंशिएट तो आपको 3x² मिल जाएगा. सिंपल सी बात है. और 4x³ किसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा हमें, x⁴ को, है कि नहीं. तो प्लस x⁴, चाहो तो चेक कर लो. चेक करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, 3x² मिलेगा और प्लस 4x³ मिलेगा. तो हमें मिल गया कि जो हमारा फंक्शन है वो इसके डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ है. तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया कि दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज क्या आएगा हमारे पास, ये x⁴ प्लस x⁴. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं. तो लास्ट है हमारा ये कि 1/x. जल्दी से बताओ मुझे आप कि 1/x किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा. तो हमारा 1/x डी ओवर डी एक्स लॉग मोड x को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा. तो हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आएगा, इज लॉग मोड x. जिन लोगों को सिर्फ आंसर चाहिए था उनके लिए इतना कंप्लीट है. ठीक है, अब जिनके दिमाग में डाउट्स है कि मैंने लॉग मोड x ही क्यों लिया, मैंने लॉग x क्यों नहीं लिया, वो लोग आगे देखें, आगे प्रस्थान करें. ठीक है, तो उनके लिए है ये आगे का चीज़. देखो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि d/dx log x, है कि नहीं. इसे डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, बोलोगे भैया 1/x मिलेगा, हमें 1/x ही चाहिए.
बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताओ मुझे, d/dx log माइनस एक्स, तो आप क्या बोलोगे? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? log x का 1/x होता है तो 1/-x मिलेगा। फिर माइनस एक्स को करोगे डिफ्रेंशिएट आप तो आपको -1 मिलेगा। तो -1 और माइनस से माइनस कैंसिल तो आपको मिलेगा 1/x। तो आपको इस केस में भी 1/x मिला और इस केस में भी 1/x मिला। मतलब ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1/x मिलती है। ओके, अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि ना लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लॉग के अंदर ना आप कभी भी पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हो। जो डोमेन होता है ना लॉग का, वो होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होगी एक्स की, मतलब ये समझ लो आप, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ मैं, एक ब्रैकेट और बना दिया मैंने, लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो ये ब्रैकेट के अंदर ना वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ये लॉग की कंडीशन होती है कि जो डोमेन होता है ना उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। बात समझ में आ रही है? इतनी छोटी सी बात है ये। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, तभी तो पॉजिटिव होगी। ग्रेटर देन जीरो होगी तभी पॉजिटिव होगी। और इस केस में बताओ, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव तभी तो होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी मतलब नेगेटिव होगी, और माइनस साइन एक यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर एक्स की वैल्यू -2 है तो -2 इंटू में माइनस यहाँ पे साइन है तो +2 हो जाएगा, है ना। तो ये दो कंडीशन सबको समझ में आती है ना। अब देखो आप, क्या मैं इसको इन दोनों की हेल्प से लिख सकता हूँ, d/dx log mod x, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे -x है। अब आपके फिर दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो हम पढ़ के आ चुके हैं मोड एक्स के बारे में चैप्टर नंबर 5 में कई बार, कि जो मोड एक्स होता है हमारा ऐसा होता है, जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो हम -x लिखते हैं, और जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो हम x लिखते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो थी, ग्रेटर देन जीरो थी तो हमारा एक्स था, ग्रेटर देन जीरो थी तो हमारा एक्स था। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये कहाँ गया इक्वल टू हमें लेना नहीं है ना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें इक्वल टू जीरो लेना नहीं है। तो ठीक है, इसको भी भूल जाओ इक्वल टू को। जब भी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा एक्स होगा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो था तो एक्स था, और जब भी एक्स लेस देन जीरो होगा तो तब हमारा माइनस एक्स होगा। देखो एक्स लेस देन जीरो है तो हमारा माइनस एक्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पूरी पूरी, इसलिए हम लिख सकते हैं लॉग मोड एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, लॉग मोड एक्स का आएगा हमारे पास 1/x, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई हो रहा है हमारे यहाँ से, दिस इंप्लाइज जो हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x जो है इज लॉग मोड एक्स। यहाँ पे भी ये लाइन उतार दो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिटेल में। और अगर डिटेल में नहीं चाहिए तो ये रहा हमारा आंसर, दोनों अपनी जगह पे सही है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका मैथ्स और मजबूत हो, बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, करते हैं इंटीग्रेट। देखो पहले फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 ओवर में x²। सेपरेट कर लो इसे, x³ ओवर में x² को सेपरेट कर लो और -1 ओवर में x² को सेपरेट कर लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x³ ओवर में x², ठीक है, -1 ओवर में x², और क्या है हमारे पास dx। ओके, तो इसे और सेपरेट कर लो, तो हम लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ x³ ओवर में x², मतलब पहले लिख लो पूरा पूरा x³ ओवर में x² dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x² dx। ओके, मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, बस सेपरेट किया है। ठीक, अब आप देखो x³ ओवर में x², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा एक स्क्वायर ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बच गया यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x²। इसको ऊपर अगर मैं ले जाऊँ तो माइनस का 2 आएगा पावर में, और dx। ओके, अब ये ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, है कि नहीं। क्योंकि हमें पता है जब भी x की पावर n होती है
डी एक्स इंटीग्रेशन में, तब हम क्या करते हैं, पावर में +1 करते हैं और डिवाइड में टोटल पावर लिख देते हैं। ठीक है, टोटल पावर +1 n+1। तो इसको यूज़ करो और सॉल्व करो। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, x पावर क्या है इसकी 1 है पावर, तो पावर में क्या करना है, हमें +1 करना है, तो 1 + 1 और टोटल डिवाइड में जो भी पावर होगी लिख दो 1 + 1। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस एक्स की पावर, पावर क्या है यहाँ पे -2, तो एक्स की पावर -2 +1 करते हैं तो +1 डिवाइड में -2 + 1। ओके, n+1 तो n+1 प्लस सी, तो प्लस सी कर दो। अब ये सी क्या है, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें हर बार ऐड करनी होती है। क्यों ऐड करते हैं हम, क्योंकि ना हम चैप्टर 5 पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर 5 में हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, जिसमें हम हर कांस्टेंट वैल्यू को ना ज़ीरो पुट करते हैं। जब ये कांस्टेंट वैल्यू कोई आती थी उसको हम डिफरेंशिएट करते थे तो हम ज़ीरो पुट करते थे, इसलिए हम इंटीग्रेशन में प्लस सी करते हैं। उसी जो हमने कांस्टेंट वैल्यू को ज़ीरो किया था ना, उसी को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा प्लस सी कर देना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर तो आ चुका है। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी, एक्स की पावर 1 + 1 मतलब 2 एक्स स्क्वायर, ओवर में 1 + 1 2, माइनस एक्स की पावर -2 + 1 मतलब एक्स की पावर -1, डिवाइड में -2 + 1 मतलब -1 प्लस सी। ओके, और चाहो सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर में 2 माइनस माइनस प्लस, और एक्स की पावर -1 इसको आप लिख सकते हो 1/x, और प्लस सी है तो प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला करें, तो ये करते हैं, सेम टू सेम यही काम करना है, हमें इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो ईजिली हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने के लिए एक्स्ट्रा। एक्स की पावर 2/3, ये डी एक्स सेपरेट कर लो, फिर प्लस यहाँ पे तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ओके, सॉल्व करो इसे। तो हमें पता है क्या करना है, इसमें हमें पावर में +1 करना है। तो एक्स की पावर, पावर क्या है 2/3 + 1, और डिवाइड में जो भी पावर है 2/3 + 1, n+1 डिवाइड में n+1। ठीक है, अब प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस सी। हमारा आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x कैसे हो गया, तो मैं बता दूं कैसे हो गया। देखो आप, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है कि नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, तो क्या ये अलग बात है, एक ही बात है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल ही होता है। तो ये एक ही बात हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, पावर में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, डिवाइड में पावर +1 जो भी पावर होती है, हमें पावर क्या है 0, तो x की पावर 0 + 1 डिवाइड में 0 + 1 है कि नहीं। तो x की पावर 0 + 1 मतलब 1, x की पावर 1 और डिवाइड में 0 + 1 1 मतलब क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। तो आप हमेशा याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मैं कह रहा हूँ 2 का करूँगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2x मिलेगा। कैसे, 2 बाहर निकाल लो तो 1 dx हो गया, ये किसके इक्वल होगा, 2x होगा, क्योंकि 2 × में ये क्या होगा हमारे पास, x होगा। तो किसी भी 1 का इंटीग्रेशन, किसी भी 1 का मतलब यही इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमेशा x होता है। ठीक है, अब कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो 2x हो जाएगा, 3 होगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको याद हो गई होगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x की पावर 2/3 + 1 ओवर में 2/3 + 1, इसको ऐड कर लो, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब इसकी बारी, करो इसको इंटीग्रेट। जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमें यहाँ करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। तो सॉल्व करो इसे, पहले सेपरेट कर लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, फिर क्या है हमारे पास प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e की पावर x dx, और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद क्या करेंगे हम, करो इसको सॉल्व। तो x की पावर 3/2, तो पावर में क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, +1 करते हैं,
तो 3/2 + 1 डिवाइड में 3/2 + 1। ओके, उसके बाद प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻²x। ये कुछ नया है क्योंकि यहाँ पे e⁻x आ रहा है, ये तो हमने यहाँ पे देखा ही नहीं था, हमने बस ये और ये देखा था। तो ये भी देख लो आप, ये क्या है कि जब जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x करना होगा ना dx, तो उसका आंसर होता है e⁻x ही। ओके, ये तो इजी याद करना, क्योंकि ना हम डिफ्रेंसिएशन करके आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता था। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन एक बात अलग इसमें क्या है, अगर यहाँ पे e⁻2x होता और dx होता तब क्या आंसर आता। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम e⁻2x का e⁻2x लिखते हैं, ठीक है। फिर हम 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x को डिफ्रेंशिएट करने में क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, तो हम डिवाइड में 2 लिखते हैं प्लस c। ओके, तो ये हमारा आंसर होता। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ये 2 जो है ना इनटू में होता है, और इंटीग्रेशन में 2 जो है डिवाइड में आया, ठीक है। ये बात सिंपल सी है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी अच्छे से, ये बहुत छोटी सी बात थी। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये 2 का 2 रहने दो, ठीक है, ये 2। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे e⁻x को, तो हमें क्या मिलेगा, e⁻x ही मिलता है, तो e⁻x ही मिला, माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अभी दिखाया था मैंने ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है हमारा, लॉग मोड x प्लस सी होता है। तो माइनस का लॉग मोड x, और प्लस करना है हमें, प्लस हमसे एक सी करना पड़ता है, तो प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ और करना पड़ेगा आपको, बस प्लस करना पड़ेगा, 3/2 + 1 तो 5/2 आएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा। तो ये काम आप कर लेना अपने आप ही, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, हमें इन्हें इंटीग्रेट करना है और हम इन फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। पहला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। मतलब क्या होता है इसका, हमें इंटीग्रेट करना है sin x को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या आता है हमारे पास, माइनस का cos x प्लस सी, माइनस का cos x प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट होता है, कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस सी करना पड़ता है हमेशा हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन में। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है। cosec स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x क्या होता है, ये होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू में cosec x क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें ये वाला यूज़ करना है, इस वाले में तो करो इसको यूज़। सेपरेट कर लेते हैं पहले इसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, प्लस है बीच में, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है हमारा इक्वल माइनस का cos x के, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का cos x, फिर प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है हमारे पास, sin x होता है, तो प्लस sin x, प्लस एक c करते हैं, तो प्लस एक c कर दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आपके दिमाग में चीज़ आ सकती है कि भैया आपने ऐसे क्यों नहीं किया, प्लस सी ये भी करते और प्लस सी ये भी करते। बिल्कुल कर लो, प्लस सी कर दो, फिर प्लस सी कर दो, फिर यहाँ पे फिर लिख देना यहाँ पे इक्वल टू में 2c, उसको कोई c मान लेना, एक ही बात है। मतलब मैं ये कह चाहता हूँ, आपको बस हमेशा प्लस सी करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो कि प्लस सी कर देते हो यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस सी कर देते हो, ठीक है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये c है, ये c है, तो आप लिख दोगे 2c, ऐसा मत करना कभी भी, बस बस आप प्लस सी लिख दो एक, ठीक है। अब इसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर ये डी एक्स है तो डी एक्स, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स ये वाला, इंटू में ये वाला कॉट एक्स। ओके, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी दिखाया था, ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है माइनस का कॉट एक्स के, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का कॉट एक्स, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, ये भी दिखाया था मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स हमारा इक्वल होता है माइनस का कॉसेक एक्स के, तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर इसका आ गया। इसे सॉल्व करो, इसमें इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, ध्यान से देखो आप, तो डायरेक्ट कोई सा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ना यूज़ हो रहा है। अब वो कौन सा हो रहा है,
सेपरेट करते हैं इसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आप 1/cos क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पे क्या है 1/cos स्क्वायर एक्स है, तो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी एक्स है डी एक्स माइनस का साइन बाय, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स ऊपर और डिवाइड में क्या लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, यही लिखा है यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा tan होता है कि नहीं, तो tan होता है, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x और नीचे क्या बच गया यहाँ पे cos x बच गया, उसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा क्या होगा मेरे पास sec x, क्योंकि 1/cos sec के इक्वल होता है कि नहीं, तो ये sec x आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया मेरे पास sec x और dx। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ना इसका कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो कि मैंने भी दिखाया भी था आपको, ये रहा वापिस देख लो। tan x sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x, और इसका ही फॉर्मूला है हमारे पास, इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा देख लो tan x होता है, तो इनको यूज़ कर लो। ये आ गया हमारे पास tan x, माइनस है तो माइनस का, इसका होता है sec x, तो sec x प्लस c करते हैं तो प्लस c कर दो, ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें फाइंड करना है दी एंटी डेरिवेटिव एफ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले भी, मतलब होता है इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसको नाम दे रखा है हमने एफ, फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ, ठीक है, ऑफ एफ। पहला वाला एफ क्या है हमारा कैपिटल लेटर में, दूसरा एफ क्या है हमारा स्मॉल लेटर में, और जो स्मॉल लेटर में एफ है वो डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6, ये गिवन है। और हमें एक चीज और गिवन है एफ ऑफ 0, यहाँ पे एफ कौन सा है, बड़ा वाला एफ है, कैपिटल लेटर वाला एफ, जो कि हमारा क्या है एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रेशन है किसका, छोटे वाला एफ का। ये लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ कैपिटल वाला ऑफ छोटा वाला एफ डिफाइंड बाय ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की। तो पहले हम बड़ा वाला एफ निकाल लेते हैं, तो बड़ा वाला एफ क्या आएगा हमारे पास, बताओ मुझे क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, इसका, मतलब क्या एंटी डेरिवेटिव का, इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 6 dx। इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला एफ है हमें दे रखा है वो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रेशन है इसका, छोटे वाला एफ का, क्वेश्चन में यही दे रखा है हमें। सॉल्व करो इसे, ये सॉल्व करना सबको आता है कि नहीं आता, मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन पहले भी। तो ये हो गया हमारे पास dx, सेपरेट कर लिया मैंने, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx, फिर इसका क्या आएगा आंसर हमारे पास, मैं प्रॉपर वे में कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट आंसर लिख सकता था मैं इसका, dx - 6 1 dx। 4 कॉन्स्टेंट है, 6 कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने बाहर निकाल लिया, एक ही बात है। उसके बाद क्या करते हैं हम, 4 का 4 रहने दिया, x³ 3 है, जब भी x³ n होता है तो हम पावर में +1 करते हैं और डिवाइड में टोटल पावर लिख देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास x³ 3 + 1 और डिवाइड में 3 + 1, ठीक, फिर माइनस, तो -6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है हमारा, x होता है, x प्लस c करना पड़ता है तो प्लस c। सॉल्व करो इसे थोड़ा सा और, तो 4x³ डिवाइड में 3 + 1 4 -6x प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई x³ 4 -6x प्लस c। ये हमारा बड़ा वाला f ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है, और हमें गिवन क्या है f ऑफ 0 = 3, तो f ऑफ 0 निकालो, जहाँ पे भी x है इसमें देखो f ऑफ x की वैल्यू ये आई है हमारे पास, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो इसमें भी जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे x है तो 0⁴ 0 हो जाएगा, -6 इंटू एक्स मतलब 0 हो जाएगा, ये भी प्लस c, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी c मिल जाएगी। सबको बात समझ में आती है, इतनी छोटी सी बात, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि हमें f ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई बताओ,
एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज सी क्या है हमारे पास 3 है। ओके, इसे हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें अब बस इसमें पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी जिसकी वैल्यू 3 है, तो प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने किया क्या, हमें क्या गिवन था एफ ऑफ एक्स, और हमें फाइंड करनी थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जो कि बड़ा वाला एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि हमें गिवन है कि एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इसका इंटीग्रेशन है। तो हमने पहले इसको इंटीग्रेट किया तो हमें वैल्यू ये मिली, और हमें गिवन था एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3, तो जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे हमने इसमें 0 पुट किया, तो हमें सी की वैल्यू क्या मिल गई, एफ ऑफ 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, हमें 3 गिवन है, तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो सी की वैल्यू 3 आ गई, और हमने इस इक्वेशन में वापस से एफ ऑफ एक्स निकालना था तो हमने निकाल लिया, जहाँ पे सी था वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके।